बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव का मामला एमपी हाई कोर्ट लौट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मैटर को दो कोर्ट में सुनवाई नहीं करने की दलील दी। परिसीमन और रोटेशन पर उलझन जारी है। बीजेपी और कांग्रेस कानूनी दांवपेच में उलझे हुए हैं और ऐसे में लाखों जनप्रतिनिधि और करोड़ों की जनता, ग्रामीण जनता परेशान है कि आखिर उनके अधिकारों के साथ, उनके लोकतांत्रिक हुकूकों के साथ ये क्या चल रहा है। कानूनी पेच में फंस गया है पंचायत का चुनाव और इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप हाईकोर्ट जाइए और साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके मामले को प्रायोरिटी पर सुनवाई करने को तैयार है। क्या कहा है याचिकाकर्ता के वकील ने, पहले ये सुनिए। पंचायत इलेक्शन को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो ऑर्डिनेंस मध्य प्रदेश सरकार ने इशू किया है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मैटर ऑलरेडी सीज कर लिया है हाई कोर्ट ने, तो आप एक इशू के लिए दो कोर्टों को इन्वॉल्व मत करिए, आप भी हाई कोर्ट जाइए। और मैं लिबर्टी देता हूं कि आप कल मेंशन करेंगे, कल ही आपका मैटर सुना जाएगा हाई कोर्ट में। तो इस लिबर्टी के साथ, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जो ऑर्डिनेंस है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि एक इशू को दो कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इसीलिए हमें वो लिबर्टी दी है। लिबर्टी के साथ हमें ये कहा है आप इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। तो जाहिर सी बात है कि अब हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी और जिन लोगों को लग रहा था कि आज फैसला आ जाएगा, उन्हें कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर के मुखर हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों ने ही इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। हालांकि बीजेपी ये कहते हुए साफ तौर पर बच जाती है कि यह हमारा नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग का फैसला है, लेकिन सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के फैसले सरकार की तैयारियों से जुड़े होते हैं। उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही निर्वाचन आयोग तय करता है कि कब चुनाव होने हैं और कब नहीं होने हैं। सरकार की स्थिति, प्रशासन की परिस्थितियों को देखते हुए ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। लेकिन रोटेशन, परिसीमन जैसी कई चीजें लगा दी गई, जिसको लेकर के पूरा मामला अदालत की चौखट पर है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। हम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि वह नगर निगम और नगर पालिका में जिस प्रकार रोटेशन के आधार पर आरक्षण करने की बात उच्च न्यायालय ने कही है, वैसा ही नियम, वैसा ही पालन करते हुए आप मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी नया आरक्षण रोटेशन के आधार पर करें। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि पंचायत के चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट से जब उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, सुनवाई योग्य नहीं माना गया, उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय में गए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये तय कर दिया है कि हाई कोर्ट इस विषय में सुनवाई करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया है, जहां तक अभी मैंने निर्णय विस्तारित रूप से पढ़ा नहीं है, पर जो प्रारंभिक बिंदुओं की जानकारी मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि हाई कोर्ट ही इस विषय के बारे में सुनवाई कर सकता है। आरक्षण या परिसीमन या जो कुछ भी आपत्ति कांग्रेस पार्टी ने करी है, उस सारी आपत्ति का निराकरण हाई कोर्ट में करना है। तो वापस ये पूरा मामला हाईकोर्ट के पास आ गया है और अब जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। लेकिन इसको लेकर के कई सवाल हैं जो जनता के मन में है, बीजेपी के मन में है, कांग्रेस के मन में है और हमारे मन में भी है। क्या है हमारे आज के सवाल? ये रहे आपके सामने हमारे सवाल हैं। पंचायत चुनाव पर फिर बड़ी उलझन, मामला बैक टू पवेलियन। हाईकोर्ट से चलकर निकले थे सुप्रीम कोर्ट और फिर वापस आ गए हाईकोर्ट। बीजेपी कांग्रेस की खींचतान, ग्राम स्वराज को हो रहा नुकसान। कितना नुकसान हो गया सोचिए। पार्टियों को बस चुनाव लटकाना है, परिसीमन आरक्षण बहाना है, यह बड़ा सवाल है। एमपी में पंचायत चुनाव पर कानूनी साया, मामला सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में आया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है जबकि इस मामले का निपटारा हो रहा है तभी यह मामला फिर से हाई कोर्ट आ गया है। और अब जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट में जो भी फैसला आएगा, अगर उससे कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। यानी कि अभी और लंबा इंतजार हमें करना पड़ेगा, यह तय है। तो इस तरह से आपको बताएं कि पहले यह मामला 3 अलग अलग बेंचों के पास था। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर हाईकोर्ट की बेंचों के पास था। फिर इन्हें क्लब करके ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच को सौंपा गया। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के स्टे देने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती, जिसके
अगेंस्ट या उससे पहले ही एंटिसिपेशन में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, 2-3 दिन वहां सुनवाई हुई और फिर जब पूरी सुनवाई पूरी हो गई उसके बाद यह कहा गया कि चूंकि अब सीज कर लिया हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को, तो पहले आप वहां जाएं, अगर वहां से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी पर इस पूरे मामले की सुनवाई करने को तैयार है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक वरिष्ठ नेता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं, मीडिया उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस सेल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सैयद जाफर जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरी कानूनी लड़ाई को सैयद जाफर जी फ्रंट पर आकर के लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है और आज हमने उन्हें इसलिए आमंत्रित किया है कि वो बताएंगे कि कहां तक उन्हें लगता है कि इंसाफ दिला पाएंगे वो पंचायत प्रतिनिधियों को। आज हमने मध्य प्रदेश सरपंच संघ के उपाध्यक्ष ब्रजेश राजपूत जी को भी आमंत्रित किया है। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। यह पूरा मामला सर कानून के बीच में, जाहिर सी बात है कि कानूनी पेचीदगियों में कोई मामला जब चला जाता है तो फिर उसको टलना बहुत स्वाभाविक हो जाता है और हम ये मानकर चलते हैं कि फिर उस पर कब फैसला आएगा ये कह नहीं सकते। 2.5 साल ऑलरेडी पंचायत प्रतिनिधियों को इंतजार करता हो गया अपने हक के लिए। आखिर कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? देखिए, हमारी मंशा तो चुनाव कराने की है। निर्वाचन आयोग ने विधिवत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है और कार्यक्रम जारी किया है तो सब पहलुओं को ध्यान में रख के कार्यक्रम जारी हुआ है। कोविड के कारण लगातार 2 वर्षों तक ये चुनाव टलते रहे। ग्राम पंचायतों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रदेश के विकास के लिए, इसलिए नया चुनाव कार्यक्रम जारी भी हो गया। कुछ जगह नामांकन भी दाखिल किए जा चुके हैं। इसलिए कांग्रेस को भी चाहिए कि अब इस बेवजह मामले को तूल देने की बजाय जनता को निर्णय करने दिया जाए, जनता को अपने जनप्रतिनिधि चुनने दिया जाए। पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, अध्यक्ष बनेंगे तो ग्राम पंचायतों के विकास की एक नई पारी की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकेगी। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूँ, न्यायालय की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, न्यायालय का भी अपना एक महत्व है इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने एक बार इस प्रक्रिया पर स्टे देने से इनकार कर दिया था तो फिर कांग्रेस इस मामले को बेवजह लटकाना चाहती। वो चाहती है कि कैसे भी चुनाव कार्यक्रम बाधित हो। हम तो चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। ठीक है सैयद जाफर जी, इसे कैसे देखें, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के लिए, आपके लिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में आप लोग इसको एस्टेब्लिश नहीं करा पाए और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। तो इसे आपको झटके के तौर पर लिया जाए या इसे आपको नई उम्मीद के तौर पर लिया जाए, क्योंकि अभी एक बार फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला हुआ है। मतलब अगर 50% अगर हम ये मान भी ले कि आपकी जीत नहीं होती, तब भी आपके पास एक बहुत अच्छे चांसेस हैं इस पूरे मामले को डिफेंड करने के लिए। कैसे देखते हैं आप? बिलास जी, मैं आज जो बात बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बहुत मजबूती से हमेशा संभाल के रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आज ये देश की सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में ये बात रखी गई है। इसलिए मैं ऐसी कोई बात भी नहीं कहूंगा जो कि नियम, कानून, संविधान से हटके हो। एक बात, क्योंकि मैं खुद याचिका करता हूं, तो आज मैं कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता। एक बात। दूसरी बात ये कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा मध्य प्रदेश के उन लाखों जनप्रतिनिधियों का है जो पिछले 7 सालों से लगातार रोटेशन का जो नियम बना हुआ है उससे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमने जो हाई कोर्ट में ये बात जिक्र बार बार हो रहा है, थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए प्लीज। तो हाई कोर्ट में जब ये बात आई पिछली बार कि चुनाव को रोका जाए, चुनाव को रोका इसलिए जाए क्योंकि नियम सही नहीं बने। कानून में यह भी प्रावधान है कि चलते चुनाव को रोका नहीं जा सकता। हमने उसका पालन किया, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में यह पावर है कि आप गैर संवैधानिक काम कोई भी नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उसको रोका जाना चाहिए। महाराष्ट्र में यही हुआ। महाराष्ट्र का ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ऑर्डिनेंस लाया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, चलता चुनाव वहां पर रुक गया। तो अब मैं मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में आता हूं। देखिए, ये हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया है, ये कोई शिवराज सिंह चौहान ने या नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, या कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिस पर हिंदुस्तान के हर नागरिक की आस्था है, उन्होंने हमें ये अधिकार दिया है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में
हर वर्ष मतलब हर चुनाव में रोटेशन का पालन होना चाहिए। ये कहा है उन्होंने आर्टिकल 9 में कहा है, अनुच्छेद चैप्टर 9 में कहा है, अनुच्छेद 243 के डी में कहा है। हम आज वही लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी बातों में दम नहीं होता, अगर हमारी तथ्यों में दम नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका खारिज करता, हमें डांटता, हमें फटकारता। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये मामला हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, इसलिए इसका निर्णय पहले वहां आने दीजिए। मैं अभिलाष जी अपनी बात यहां समाप्त करूंगा। ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए इशारा है कि आप असंवैधानिक काम ना करें। और इसमें 10 सेकंड और जोड़ दूं जी। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव भी मध्य प्रदेश में पेंडिंग है। आज से 6 महीने पहले नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने यह निर्णय दिया कि आपका आरक्षण गलत है, जो बीजेपी सरकार ने किया था, और उसको रद्द कर दिया और कहा कि आप नया आरक्षण करिए रोटेशन के आधार पे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में, अब ये जुडिशियल मामला इसलिए मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, आपको इशारा कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भी हाई कोर्ट जाइए और आपको हाई कोर्ट के जो निर्देश मिले उसका पालन कीजिए। अब आने वाले समय में आशीष जी आए आपके बात करेंगे, इनसे पूछ लीजिए कि मंत्रालय में क्या चर्चा चल रही है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, जहां एक और आप नगर निगम और नगर पालिका में रोटेशन की बात मान रहे हैं उच्च न्यायालय की, और वहीं दूसरी ओर आप पंचायत में 2014 का आरक्षण लेके आ रहे हैं। अगर आप में दम है, मैं आपको चुनौती देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, अगर आप में दम है तो नगर निगम के चुनाव भी, नगर पालिका के चुनाव भी पुराने आरक्षण पे करके दिखाइए। ठीक है जाफर जी, आपका पॉइंट समझ में आया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। ब्रजेश राजपूत जी, आपसे जानना चाहूंगा, अमूमन तो कहा जाता है कि पंचायत चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों से मुक्त होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी की आस्था किसी ना किसी दल की तरफ होती है। उनके समर्थन से ही चाहे पंच हो, सरपंच हो या तमाम जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पार्टी की आस्था से इतर पंचायत जनप्रतिनिधि अधिनियम और उससे भी बढ़कर लोकतंत्र की तरफ से खड़े होकर के बात करने वाले शख्स के तौर पर उत्तर की अपेक्षा करूंगा। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि लाखों जनप्रतिनिधियों का, निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों का हक सियासत ने मार लिया है? विधायक सांसद जो हैं अपने चुनाव करवा ले जाते हैं बीच कोरोना में, कोरोना की भयंकर वेव्स जब चल रही होती हैं तब चुनाव हमने देखे हैं। मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, पार्टी व्यक्तिगत तौर पर निशाने पर आएंगी, लेकिन जब बात आती है आप लोगों की तो तमाम तरह की पेचीदगियां, तमाम दिक्कतें, कोरोना और हर चीजों की बातें निकलकर सामने आती है। ऐसा लगता है आपको कि क्या जानबूझकर रोका जा रहा है पंचायतों को उनके अधिकार से? देखिएगा, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, इन्होंने सरपंच पद को हटाकर और उसको प्रधान कर दिए। तब भी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव करवा सकती थी। उसके बाद कोरोना आया। स्वाभाविक बात है कि हमारे देश में भीषण एक महामारी आई और उसके चक्कर में चुनाव रोके गए। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में, जैसे कि हमारे जाफर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का आरक्षण के आधार पर उनको जो चुनाव लड़के और उनको जो प्रतिनिधित्व करना था, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या चुनाव आयोग उसमें उनका नुकसान कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता 5 तारीख से लग चुकी है, 13 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। और मेरी जानकारी में ये है कि पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक अगर किसी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपनी पंचायत में, अपने जनपद क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य किया है, निश्चित उसको दोबारा अवसर वहां की पब्लिक देगी। और अगर उसमें किसी ने अच्छा कार्य नहीं किया है, जैसे कि मैं अपना खुद का बताऊं कि हमने पिछले कोरोना काल में वैक्सीनेशन का काम हुआ, हमने जिले में प्रथम हमारी ग्राम पंचायत आई। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अच्छा कार्य किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट से पुनः अगर हाई कोर्ट वापस आ गया है, तो याचिकाकर्ता को अपने आप ये समझ में आ जाना चाहिए कि पुनः वही आदेश होगा, चुनाव होना चाहिए। और संविधान में जो चुनाव प्रक्रिया है उसी आधार पे हो रही है। ये 7 साल चुनाव का बहुत लंबा समय हो गया है। हमारा तो ये कहना है कि जो आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, क्योंकि जनता का पैसा चुनाव में लगता है, बहुत पैसा खर्च इसमें हो चुका है, आने वाले समय में चुनाव होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना। ठीक है
मैं वापस आता हूं आशीष जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक बड़ा पॉइंट उठाया नगरीय निकाय को लेकर के। आप कहते हैं कि हम रोटेशन, आरक्षण में रोटेशन का पालन करेंगे, और जब पंचायत की बात आ जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम इसमें पालन नहीं करेंगे। फिर आप उसमें कहते हैं कि हम जिला अध्यक्षों के लिए पालन करेंगे, हम उसमें आरक्षण के लिए रोटेशन करेंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी आखिर चाह क्या रही है। फिर इसलिए कांग्रेस को एक जमीन मिल जाती है कि व्यक्ति विशेषों जो लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, व्यक्ति विशेष ग्राम पंचायतों में कौन हो सकता है? हजारों की संख्या में ग्राम पंचायतें हैं, हजारों की संख्या में पंच सरपंच चुने जाएंगे। ये कोई सांसद या विधायक का चुनाव तो है नहीं कि 230 विधायक हैं या 40-30 सांसद हैं। हजारों लाखों जनप्रतिनिधि इन चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का पास किया था कानून कि आप पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे। क्या उस परिस्थिति में जब जनता प्रत्यक्ष रूप से नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करती है, वो प्रक्रिया ठीक थी? सरकार को प्रक्रिया तय करने का अधिकार है, पंचायत राज अधिनियम में भी और नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत नगर पंचायत अधिनियम के अनुसार भी। लेकिन जहां तक बात है, मैं ये मानता हूं अगर माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस चुनाव प्रक्रिया को, निर्वाचन आयोग की इस चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो स्वतः जो याचिका करता है उनको समझ लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया फेयर है। जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे वो किसी न किसी राजनीतिक दल के होंगे, चूंकि ये चुनाव किसी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो चुने जाएंगे वो किसी न किसी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अवश्य होंगे। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि जनता की अदालत में ये चुनाव जो हो रहा है वो फैसला कर देगा। ग्राम के बड़ी मुश्किल से चुनाव हो रहे हैं, कोविड के संकट के कारण बार बार चुनाव बाधित हुए, और अब यदि चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, याचिकाकर्ताओं के लिए अच्छा होगा कि चुनाव का सामना करे, चुनाव लड़े और ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को निकलकर आने दे। जहां तक बात है नगर पंचायतों के चुनाव की, नगरीय निकायों के चुनाव की, तो उसमें भी निर्धारित जो नियम प्रक्रिया है उसका पालन करके ही चुनाव कराए जाएंगे। और अगर लगता है कि सरकार ने या निर्वाचन आयोग ने किसी नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है ही, वो तो निर्णय देंगी, उन्हें निर्णय देने से कौन रोक सकता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जहां चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है वहां सब लोगों को जाकर जनप्रतिनिधियों के लिए फॉर्म नॉमिनेशन का और प्रचार प्रसार का काम करने देना चाहिए। 3 चरणों में चुनाव होना है और अगले 1-1.5 महीने में अधिकांश चुनाव निमट जाएंगे। इसलिए पूरा ध्यान अब सब लोगों को इस निर्वाचन प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संपादित होने में लगाना चाहिए। ठीक है जाफर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता नहीं कि अब जब प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ गई है तो इस इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि अब पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को रोकना तो आसान है नहीं, कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया जाए ताकि चुनाव भी हो जाए और आप लोगों की आपत्तियां जो हैं वो भी कोर्ट के सामने सही ढंग से पहुंच जाए। ऐसा कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है क्या, जिससे हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का हक भी ना मारा जाए और कानून और संविधान की गरिमा की रक्षा भी हो जाए? बिल्कुल, देखिए मैं बहुत छोटे में इसका सुझाव दूंगा, फिर अपनी बात पूरी करूंगा। हम परिसीमन कराने की स्थिति में नया नहीं, परिसीमन आप 2014 का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आरक्षण आप 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आप रोटेट वाला आरक्षण कर दीजिए, इसी तारीख में चुनाव कर दीजिए। पहला चरण भले आगे बढ़ सकता है, दूसरा को पहला बना दीजिए, तीसरे को दूसरा बना दीजिए, उसको तीसरा कर दीजिए। अभी हो गई मेरा सुझाव। देखिए अब मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात पे आता हूं, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है कि चुनाव पंचायत के आप करा ले जाओ, लेकिन सैयद जाफर और जया ठाकुर ने जो पीड़ा उठाया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको इस चैनल में दावा करता हूं, चाहे हम उच्च न्यायालय में जीते, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, चाहे हम कल जीते, चाहे हम आने वाले 1 साल बाद जीते, लेकिन भारतीय संविधान की धारा 243D में जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को रोस्टर के साथ साथ रोटेशन का जो अधिकार दिया गया है कि आपको हर बार उसमें वर्ग बदलना है, उसमें हम जरूर जीतेंगे, ये मैं आपको दावा करता हूं। एक बात। दूसरी बात, आशीष भाई एक विधायक हैं, जाइए अपनी विधानसभा में एक एक ग्राम पंचायत के लोगों से पूछिए कि आपने उन लोगों के अधिकार छीन लिए हैं जिनके पिछले बार आदिवासी सीट थी, इस बार उनकी अनुसूचित जाति की हो गई, जिनका सामान्य वर्ग था 2019 में, आपने उनको वापस दे दिया। देखिए अभिलाष जी, एक अंतिम बात कह के आपको एक चर्चा को बढ़ाना चाहता हूं। भारतीय संविधान में रोटेशन की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई
कि आपको पंचायत के चुनाव कराने में हर वर्ग को लाभ देना है। नहीं, भारतीय संविधान में रोटेशन की व्यवस्था इसलिए की गई कि किसी भी एक वर्ग को लगातार प्रतिनिधि नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह हिटलरशाही करेगा, वो राजशाही करेगा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं कि हमको जनप्रतिनिधियों को रोटेट करना चाहिए, हर वर्ग को हमको लाभ देना चाहिए। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का संविधान, और हमारे प्रदेश का पंचायत एक्ट आपको आजुब होगा कि आज भी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन जाफर जी ये जितना आप जाफर जी जितनी आपकी बातों को सुनकर ये मामला इजी लगता है कि हाँ भाई ये मूल भावना के खिलाफ हो रहा है। जब हाईकोर्ट में आपके काबिल वकीलों ने जिरह की होगी ग्वालियर बेंच के सामने और सरकार ने अपना पक्ष रखा होगा, तो कुछ तो ऐसा रहा होगा ना हाईकोर्ट के मन में कि उन्होंने कहा हो कि हम स्टे नहीं देंगे। तो कहीं विपक्ष के पास भी, सरकार के पास भी दलीलें होंगी ना इस चीज को लेकर। गौर से सुना होगा जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं और मैं आपको फिर बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं कि आप जब भी पंचायत में डिबेट करें मेरी बात नोट कर लें। पंचायत इलेक्शन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है भारतीय संविधान से छेड़छाड़। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम 243 रोटेशन के जाफर जी मेरा सवाल ये है सर, कि इसी प्ली को लेकर के वो गैर संवैधानिक जाफर जी आप और जया ठाकुर जी जो दो मुख्य याचिकाकर्ता इस पूरे मामले के हैं, इसी प्ली को लेकर के तो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने आपको राहत नहीं दी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट इसी प्ली पर गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाइए। अगर ये इतना ही स्पष्ट मामला होता जितना आप कह रहे हैं, जैसे प्रथम दृष्टया जिसको कहा जाता है ना कि हमें आपकी बातें सुनकर लग रहा है, हम कानून के जानकार नहीं हैं, वो माननीय न्यायालय तय करेंगे, लेकिन हमें आपकी बातें सुनकर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हाँ कहीं कानून का, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्विंस करा पाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जी। देखिए फिर कह रहा हूं, जहां संविधान हमें यह अधिकार दे रहा है कि रोटेशन के आधार पर चुनाव होना चाहिए, वहीं संविधान इस बात का भी अधिकार सरकारों को देता है, निर्वाचन आयोग को देता है 243 ओ में यह देता है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो बात सुनी वो 243D, मतलब हमने ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपनी बात की। अगर हमारी बात में दम नहीं होता, अगर हमारी बात में तथ्य नहीं होता, अगर हमारी बात में संविधान नहीं होता, तो आज हमारी याचिका खारिज हो जाती। हमें हाई कोर्ट का रास्ता नहीं दिखाया जाता, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुलता नहीं, और जाफर जी आप आज ही बंद हो जाते। और जाफर जी महाराष्ट्र के केस की नजीर से, महाराष्ट्र के केस की नजीर से आपको बहुत सारी उम्मीदें भी बन गई होंगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के इशारे को समझे, वो भारतीय संविधान को समझे। जी ठीक है। और महाराष्ट्र की जो नजीर आई है जिसमें 243D का ही हवाला देकर के याचिका लगाई गई थी और ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को कैंसिल किया है, जो कि विधेयक के जरिए महाराष्ट्र में लाया गया था, उसे भी आप एक नजीर के तौर पर देख रहे हैं और आने वाले वक्त में अपनी जीत के तौर पर? आप बिल्कुल पॉइंट पे आ गए, उसमें क्या हुआ था कि 4 महीने हाई कोर्ट महाराष्ट्र में केस चला था, वो पूरी तरीके से यहाँ पे फाइनल हियरिंग में आया था, तो कोर्ट ने भी सही कहा कि उच्च न्यायालय में यह मामला है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात अभिलाष जी, उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका खारिज नहीं की है, हमारी याचिका जिंदा है। हमारी याचिका में 15 दिन का समय सरकार को दिया गया है कि वो बताएं। मैं तो वही, अच्छा आप एक अंत में आपको कह दूंगा, उसका पूरा अंत हो जाएगा जी। हाई कोर्ट ने नगर निगम और नगर पालिका पर रोक लगाई थी और आज वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई। ठीक उसी प्रकार भी पंचायत चुनाव में हम जीतेंगे। ये अलग बात है कि हम उच्च न्यायालय से जीतेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जिंदा है और जिंदा रहेगा। ब्रजेश जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी हमें नहीं पता, पर कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि सरपंच संघ जो है, जन पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, फिलहाल वो हार जाएंगे। अपने उम्मीदों से, अपने सपनों से, अपने इंतजार को उन्हें और लंबा करना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 साल यानी आधे से ज्यादा कार्यकाल तो ऐसे ही निकल गया और अब फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि कानूनी पेचीदगियों में फिर से उलझ जाएगा ये चुनाव। देखिए, हमारा तो मानना ये है कि ना यहाँ कांग्रेस है ना भाजपा है, हारने जीतने का सवाल ही नहीं होता। और मेरी नजर में तो जैसे कि सैयद जाफर जी हैं, ये बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रहा।
दूसरा ये है कि अगर सरकार ने मैं तो कह रहा हूं कि है, मैं तो कह रहा हूं कि हम इस नहीं मामले को है तो आपको सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको पुनः हाई कोर्ट पहुंचाया है, हाई कोर्ट में आपको विश्वास नहीं रहा तब तो आप सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जाओ पुनः हाई कोर्ट में निर्णय होगा। तो इससे तो ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है, चुनाव हो या अन्यथा ना हो, हम जनप्रतिनिधि रहें अन्यथा ना रहें, अगर रोटेशन होगा भी हमारा कोई ना कोई भाई पंचायतों में, जनपद में, जिला पंचायत में बैठेगा। लेकिन आप ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ठीक है, और आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारा कोई भाई बैठेगा हम उसका भी समर्थन करेंगे। ठीक है, और निश्चित रूप से पंचायत ब्रजेश जी ठीक है, ठीक है। जाफर जी एक अंतिम 1 मिनट में आशीष जी के पास आना चाहूंगा। जाफर जी ठीक है, आपकी आपत्ति नोट कर लिए सर, हम लोगों ने, पब्लिक ने भी नोट कर लिए। जाफर जी ठीक है सर, हम अंतिम 1 मिनट बचा है। आशीष जी आपके पास आता हूं। 2 महत्वपूर्ण बातें सैयद जाफर जी ने कही। उन्होंने कहा है कि परिसीमन हम जानते हैं कि अब नहीं हो सकता दोबारा से, हम परिसीमन को छोड़ सकते हैं। एक कदम पीछे वो हट गए। वो कह रहे हैं कि आप आरक्षण रोटेशन के सिस्टम फॉलो करें। देखिए, मैं नहीं जानता कि अब बीजेपी या सरकार इस पूरे मामले में जीतेगी हारेगी, पर मुझे इतना पता है कि यह मामला बहुत पेचीदा है और यह कोर्ट में अगर जाएगा तो लंबा खिंचेगा। जब पंचायत चुनाव हो जाएं, इस उद्देश्य को लेकर के कांग्रेस या आपत्तिकर्ता एक परिसीमन के मामले पर एक कदम पीछे हट जाते हैं, तो क्या आरक्षण के रोटेशन को लेकर के सरकार को एक कदम पीछे हटकर जनप्रतिनिधियों का उनका हक नहीं दे देना चाहिए? पूरी जिम्मेदारी क्या केवल कांग्रेस की है सर कि वो चुनाव को होने दे? क्या बीजेपी जब देख रही कि पेच फंस रहा है तो उस चीज को हटा दिया जाए, साइड में रख दिया जाए उसे? देखिए, कांग्रेस को पता है कि सरकार, निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया है पूरा फुल प्रूफ जारी किया है और उसमें किसी तरह की भी रेमेडी इनको न्यायालय से मिलने की उम्मीद नहीं है और इसलिए वो परिसीमन पे से अपने कदम पीछे हटा रही। देखना थोड़े दिन बाद वो कहेंगे कि ठीक है, अब चुनाव जो हो रहा है हम भी चुनाव के कराने में के लिए तैयार हैं। जहां तक बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की शायद चिंता यह है कि जो जनप्रतिनिधि 5 साल सरपंच रहे हैं, जनपद में रहे हैं, जिला पंचायत में रहे हैं, वो वापस चुन के नहीं आ जाए। तो भाई चुनने का फैसला तो ग्राम के मतदाता करेंगे कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, और इसलिए मतदाता सटीक निर्णय करते ही हैं। जिनका काम अच्छा लगा होगा उनको चुना जाएगा। और सर, ये जहां तक बात है, दलील तो मेरे ख्याल से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग भी बैठती है कि आप उसी रोटेशन के आधार पर हो जाने देते, जनता तय कर लेती किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। लेकिन आप लोग रोटेशन बैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज का डर तो इधर भी है। तो डर बीजेपी को भी है, डर कांग्रेस को भी है, लेकिन इस डर के चक्कर में कहीं ना कहीं पंचायत के जनप्रतिनिधि फंस गए हैं। और अदालतों की चौखटों पर यह जब तक मामला रहेगा तब तक लोकतांत्रिक अधिकारों से पंचायत के मूल जो काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा लग रहा है महरूम रह जाएंगे। चंद अधिकारी ग्रामीण विकास की व्यवस्था को संभालते रहेंगे और ग्राम स्वराज की परिकल्पना वाला भारत इंतजार करता रहेगा नेताओं के बीच समन्वय बन जाए और ये दिक्कतें खत्म हो जाएं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमने देखा है कोरोना लहर में किस तरह से चुनाव हुए हैं, तमाम जगह लाखों की भीड़, रैलियां हमने देखी हैं, पर छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के अधिकारों को लेकर के इस तरह की चीजें सामने आईं। और अब जब ऐसा लगा था कि चुनाव हो ही जाएंगे तब फिर कोर्ट में यह मामला चला गया। दुर्भाग्य है ये लोकतंत्र का हमारे कि इस तरह के मामलों को लेकर के पक्ष और विपक्ष में एक राय नहीं बन पाती, जिसकी वजह से महरूम रह जाते हैं लाखों जनप्रतिनिधि और करोड़ों जनता अपने अधिकारों से। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आशीष जी आपका, सैयद जाफर जी आपका भी बहुत शुक्रिया और ब्रजेश राजपूत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी डिबेट में जोड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।